नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। और अपने सभी दर्शकों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम बिजनेस और सॉल्यूशंस जो हमारा एक डिवीजन था उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत हम करेंगे जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स है खासकर उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है उसको समझने में। नया टैक्सेशन सिस्टम है, कैसे इन सारी चीजों को हम जाने और उसके बारे में समझे, उसको बताने के लिए आज हमारे साथ जीएसटी कंसल्टेंट एडवोकेट रजनीश कुमार जी हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं रजनीश जी आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। आज का जैसा टॉपिक है कि व्हाट इज जीएसटी, सबसे बेसिक चीज है कि पहले तो जीएसटी है क्या, और इसी से हम स्टार्ट करेंगे। रजनीश जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और चाहूंगा कि जो ऑडियंस है उनको आप ये बताएं कि जीएसटी होता क्या है एक्चुअली। प्रकाश जी, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में ना कई सारी टैक्सेशन सिस्टम थी, जिसमें सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, कई टैक्सेशन सिस्टम था जो हाँ डिफरेंट था। तो ये हमारे देश में काफी समय से एक मांग चली आ रही थी कि हम एक वन नेशन वन टैक्स की तरफ बढ़े। तो 2016 में संसद में पहली बार ये बिल पास हुआ कि हम एक वन नेशन वन टैक्स की तरफ बढ़ेंगे, और जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं, जिसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 से। कि भाई 1 जुलाई 2017 से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। इससे पहले 2016 में लोग जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थे या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, उन सबको गवर्नमेंट ने माइग्रेशन का एक टाइम फ्रेम दिया था कि आप इतने टाइम में अपने अपने नंबर्स को माइग्रेट करवा लीजिए नए जीएसटी नंबर में। जो जीएसटी का नंबर होता है वो होता है स्टेट कोड, स्टार्टिंग से स्टेट कोड होता है, फिर आपका पैन नंबर होता है, और पैन नंबर के बाद आपका मान लीजिए पहला रजिस्ट्रेशन है तो 1, दूसरा रजिस्ट्रेशन है तो 2, और एक कोड होता है लास्ट में Z0 या ZX, मतलब वो एक सम ऑफ इक्वल होता है। तो वो नंबर इशू किया गया हर एंटिटी को कि 1 जुलाई से पहले जो प्री रजिस्टर्ड थे उनको तो माइग्रेट किया गया, और 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने सबके लिए ये ओपन कर दिया कि जो लोग नए लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी सेल तो हर महीने की 2 लाख के रुपए की, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लूं? बहुत सारे शॉपकीपर्स थे, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके लिए पॉइंट था। तो नहीं, अगर आप केवल ट्रेडिंग करते हैं और आप इंटर स्टेट सेल नहीं करते, मतलब आप अपने शहर से बाहर दूसरे शहरों में माल नहीं बेचते हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख की लिमिट होती है। तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए की। अगर आपका जो सर्विस का वो है पूरे साल में 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाते हैं। तो हाँ सर, कुछ बताइए क्वेश्चन। कैरी कीजिए। तो जो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी कॉलोनियों में दुकानदार खोले बैठे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ही यही क्वेश्चन था कि क्या हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो नहीं, जिनकी अगर हाँ सेल आपकी 40 लाख से ऊपर है ट्रेडिंग में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन भी कई तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है कंपोजिट रजिस्ट्रेशन। कंपोजिट में सरकार कहती है कि आप जितना सेल करेंगे उस पर हमें 1%, 2% और 5%, अलग अलग कैटेगरीज है जिनमें आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो आप कहते हैं, सरकार कहती है आप हमें टैक्स दे दीजिए और आप 1.5 करोड़ तक की सेल कर सकते हैं। उसमें मान लीजिए आपने पूरे साल में 50 लाख का सेल करा, तो सरकार कहती है ठीक है, आप हमें 50,000 रुपए का पूरे साल का एक जीएसटी दे दीजिए, आप बिजनेस कर दीजिए। लेकिन उस बिजनेस में जो आपने पीछे से सामान खरीदा होता है उसका जो इनपुट क्रेडिट होता है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा केस होता है रेगुलर, जिसमें आप इनपुट क्रेडिट भी लेते हैं, आगे आप अपना पूरा टैक्स भी लगाते हैं। वो टैक्स के रेट अलग अलग है। जीएसटी में 3% है, गोल्ड पे जैसे 3% का रेट है, 5% है, कई जॉब वर्क ऐसे हैं जिसपे 5% का रेट है, 12% के रेट है, 18% के रेट है और 28% के रेट है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रेट रखा हुआ 40% का, कि अगर कोई ऐसा आइटम गवर्नमेंट को लाना पड़ा जिसपे वो उनको टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना, तो उसके लिए 40% तक का स्लैब एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो करंटली है वो है 3, 5, 12, 18 और 28। 28 में 28% की कैटेगरी में वो सारे फॉल करते हैं जो हमारे
अननेसेसरी, मतलब जो मतलब एक आप कह सकते हैं कि हमारी जैसे गाड़ियां हो गई या कोई मतलब लग्जरी आइटम होगी, लग्जरी आइटम जो है वो 28% में फॉल करती हैं। इसके अलावा सीमेंट एक ऐसा दिनचर्या का सामान है जिसपे सरकार ने जीएसटी 28% का रखा हुआ है। बाकी नॉर्मली 18% की जीएसटी मोस्टली आइटमों पे, 12% है कुछ खाने पीने के सामानों पे 5% है। तो ये जीएसटी के अलग अलग रेट हैं। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आपको करवाना है, अगर मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड लिमिट पूरा हो गया, या आपने अच्छा दूसरा ये है कि मान लीजिए आप कहते हैं मैं 40 लाख सेल तो नहीं है लेकिन मैं इंटरस्टेट सप्लाई भी करूंगा, मैंने माल गुड़गांव से खरीदा, दिल्ली में मेरा अपना स्टोर है और मैं नोएडा बेचना चाहता हूं, तो इस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। चाहे आपका टर्नओवर 1 लाख का है या 2 लाख का, इसमें कोई वो मायने नहीं रखता। इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे आप मान लीजिए एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर देश में कोई आप सर्विस देते हैं या बाहर देश को किसी में सामान बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आज की डेट में जब आप ऑनलाइन सेल के लिए भी जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे डालते हैं, तो वहां भी आपको सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। वहां आपको इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है क्योंकि वहां जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ऐसी साइट है, ये पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है। तो मान लीजिए आप नोएडा में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, तो आपका माल हो सकता है तमिलनाडु को कोई बंदा खरीदे अमेजॉन के थ्रू, या फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदे, मद्रास का कोई बंदा खरीद ले, तो इसलिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। फिर आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए? प्रोप्राइटरशिप अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। जिस बिजनेस परमिसेस को आप रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, अगर वो आपका अपना है तो आपकी प्रॉपर्टी रिसिप्ट, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर वो आपके मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर का, मान लीजिए मेरे फादर का ही प्रॉपर्टी है जहां मैं अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं, तो मुझे उनसे कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। उस कंसेंट लेटर के साथ मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा दूंगा तो भी हो जाएगा। तीसरा केस होता है कि मेरी प्रॉपर्टी ही रेंटेड है, तो प्रॉपर रेंट डीड बनेगा। अगर आप 11 महीने से ज्यादा के रेंट डीड बनाएंगे तो आपको वो रेंट डीड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा, और फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का एचएसएन देखेंगे, सर्विस अगर आप प्रोवाइड करें तो एसएससी कोड देखेंगे, और आप अपनी फॉर्म फिलअप करके साइट पे, जो साइट है जीएसटी की, उस साइट को कहते हैं www.gst.gov.in। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप लॉग इन करिए। वहां पे ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का। कई बार मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन खुद से ना कर पाए, तो उसके लिए मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, हमारे भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पे, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल से, वो रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई केसेस में डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं करने आती है, लेकिन कई केसेस में डिपार्टमेंट वेरीफाई परमिसेस करने आती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में उस टाइम पे आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे, प्रेमिसेस को वेरीफाई करेंगे, फिर आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो दो तरह आपके रिटर्न की जो वो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, रिटर्न फ्रीक्वेंसी, वो दो तरह की होती है। एक होता है क्वार्टरली रिटर्न, एक होता है मंथली रिटर्न। बट अगर आप नए रजिस्टर्ड हैं और आपकी टर्नओवर 5 करोड़, आपका जो पूरे साल का जो व्यवसायिक है उसका जो टर्नओवर है अगर वो 5 करोड़ से कम है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन हाँ, आईएफएफ आप फाइल करते रहिए, जिससे सामने वाले को इनपुट टाइम टू टाइम मिलता रहे। रिटर्न में होता है, एक होता है जीएसटीआर 1 और एक होता है आईएफएफ। जीएसटीआर 1 उनके लिए एप्लीकेबल है जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और आईएफएफ उनके लिए है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। मान लीजिए पहला क्वार्टर इस साल सन 24-25 का, ये पहला क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून तक। तो अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर हैं तो अप्रैल में आपका जीएसटीआर 1 अप्रैल का जाना चाहिए था, जिसकी तारीख थी 11 मई। लेकिन मान लीजिए आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी रिटर्न जाएगी आईएफएफ। आईएफएफ में क्या जाता है, केवल B2B, जो आपने B2B, मतलब B2B का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब जो एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, हम उसको B2B कहते हैं।
और वो सारी B2B की जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके IFF में होना चाहिए 13 तारीख तक। मान लीजिए 30 अप्रैल का जो महीना खत्म हुआ है उसका जो लास्ट डेट था वो 13 मई था, तो 13 मई तक अगर आपने अपना IFF फाइल कर दिया है, जो कि ऑप्शनल होता है, मैं फिर से कहूंगा वो एक ऑप्शनल होता है, कंपलसरी IFF फाइल करना नहीं होता है। लेकिन अगर आप IFF फाइल नहीं करेंगे उस अप्रैल महीने का, मान लीजिए 13 मई तक, तो जो सामने वाली पार्टी है आपकी, जो B2B है, जिनका मंथली टैक्स जाना है, उनके ऊपर वो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी उस महीने में, और उनको उसका बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप अपना GSTR 1 जुलाई में फाइल करेंगे। तो उस केस में आपका जो बायर है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भैया मेरे आपके साथ बिजनेस टर्म कम कर सकता है, क्योंकि आप रिटर्न फ्रिक्वेंटली नहीं फाइल कर रहे हो। तो मैं सभी से यही अनुरोध करता रहता हूं, अपने भी क्लाइंटों को मैं बोलता हूं कि भैया अगर आप फाइल कर रहे हैं तो IFF फाइल कर दो, जिससे आपके सामने वाले बायर को इनपुट टाइम से मिल जाए और वो अपनी रिटर्न टाइम से फाइल कर सके। IFF, अच्छा, फिर दूसरा होता है GSTR 3B। अब क्या होता है कि आपने 13 तारीख को IFF फाइल कर दिया और 11 तारीख को अपना GSTR 1 फाइल कर दिया। 14 तारीख को आपका जो है 2B जनरेट होता है, GSTR 2B, जिसमें आपको एलिजिबल इनपुट दिखता है कि आपके कितने एलिजिबल इनपुट्स हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हो, और अपनी जो एक रिटर्न है, जो सेल परचेज का डिफरेंस है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सेल करा और 80 रुपए का परचेज करा, तो 20 रुपए के डिफरेंस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो 80 रुपए का जो इनपुट है वो आपको आपके 2B में दिख जाता है। मान लीजिए आपने दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सेल करा, लेकिन इस महीने आपने जो परचेज करी वो 120 रुपए की करी है, तो आपका 20 रुपए की परचेज पे जो इनपुट आया वो ज्यादा आ गया, तो वो आपके 3B आप फाइल करेंगे अपना मंथली। अगर आप है 3B फाइल करने की डेट 20 तारीख है। अगर आप क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के केस में गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम आपको 3B तो नहीं फाइल करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप सेल्फ असेसमेंट के बेस पे टैक्स जो है वो जमा करवा दीजिए। वो कहती है कि सेल्फ असेसमेंट के बेस पे आप अपना टैक्स जमा करवा दीजिए। सेल्फ असेसमेंट के बेस पे हम टैक्स कैसे जमा कराएंगे, हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि हमारी जो सेल है वो कितने की है और हमारा परचेज जो 2B में आ रहा है वो कितना है, उसका जो डिफरेंस है। अगर आप क्वार्टरली है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो आपको 22 तारीख तक अपने टैक्स जमा करा देना चाहिए, लेकिन कई स्टेटों में डेट जो है वो 24 तारीख की है, मतलब दिल्ली NCR में जितनी भी, हरियाणा, यूपी, जो भी स्टेट्स है वहां पे 24 तारीख की डेट है। तो 24 तारीख तक सरकार कहती है कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए। फिर आता है कि चलिए ठीक है, आपने टैक्स पे कर दिया, अब जो क्वार्टरली वाले हैं उनकी जो रिटर्न जाएगी 3B की, वो जाएगी जुलाई में, जब क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जुलाई में रिटर्न जाएगी। तो ये हमारे रिटर्न के प्रोसीजर है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपोर्ट के केसेस में है RCM। अगर RCM की भी लाइबिलिटी आप पे है, आप किसी लगातार किसी वकील से या किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केस में RCM की लाइबिलिटी आती है और वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाता है। हाँ, जो एडवोकेट है, जो प्योर एडवोकेसी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि उनकी जो लाइबिलिटी है वो RCM की है, और RCM की लाइबिलिटी पे करेगा जो सर्विस रिसिपेंट होगा। तो प्रकाश जी, ये तो एक छोटा सा बिंदु था जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और बेसिक बातें थी हमारी। तो अगर कोई और पॉइंट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे ढंग से बता दिया, बहुत कम समय में सारी चीजें को समराइज कर दिया, और मुझे लगता है कि ऑडियंस अगर इस वीडियो को एक बार देखेगा तो उसको GST से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अगर मुझे एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर मुझे GST रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसमें खर्च क्या आता है और कितना समय लग जाता है? और सर देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो एक समय है, अगर मैं डिपार्टमेंटल समय की बात करूं तो डिपार्टमेंट कहता है कि आप फॉर्म फिल होने के बाद गवर्नमेंट आपको 15 दिन के अंदर, अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करेगी, जिस नोटिस का रिप्लाई आपको विद इन 7 डे करना है, और गवर्नमेंट फिर उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको, अगर वो आपने सारे पॉइंट वैलिड पॉइंट भर दिए तो वो आपका अप्रूव हो जाता है। बट हो सकता है कि ये जो एक एक्ट का टाइम फ्रेम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 8 से 10 दिन में भी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोफेशनल्स बैठे हैं और सबकी फीस अलग अलग है, तो वो जो फीस प्रोफेशनल्स की फीस होगी, मैं उसको यहाँ खैर जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक सबका अपना डिफरेंस मैटर होता है कि वो कौन कितना चार्ज करता है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या सरकार इसके लिए कोई फीस लेती है, कुछ पैसा जमा नहीं करना पड़ता है? नहीं सरकार के तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कोई फीस नहीं है सर। हाँ, प्रोफेशनल जो आपको हेल्प करेंगे उनकी जो फीस होगी वो हर स्टेट में हर जगह अलग अलग है, जो कि डिफाइंड नहीं है। बट सरकार की तरफ से इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। सरकार रजिस्ट्रेशन फ्री, सबके लिए फ्री देती है। ठीक है रजनीश जी, आपने बड़े ढंग से इस चीजों को बताया था, और हम ये हमारा एपिसोड 1 है, और हम आशा करते हैं कि जो नए एपिसोड्स आएंगे इसमें जीएसटी के बारे में डिटेल हम लोग एक एक चैप्टर लेकर के चलेंगे, और दर्शकों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है इसका। मैं पूरी तरह से आसान्वित हूँ। हाँ, इसमें काफी सारे वो है, क्योंकि देखिए आज तो हमने केवल रजिस्ट्रेशन की बात करी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिलों पे जीएसटी किन आइटमों पे क्या लगना चाहिए या क्या होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे मेन जीएसटी का जो सबसे बर्निंग टॉपिक होता है वो होता है आईटीसी का, जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट है। आईटीसी के अंदर ही 5-6 अलग अलग टॉपिक हैं जहां हम डिस्कस करेंगे बाद के अपने सेशंस में। ठीक है, मुझे लगता है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, उनके लिए एक बड़ी लॉटरी जैसी चीज है, क्योंकि यहाँ पे इनके सभी सवालों के जवाब होंगे। और एडवोकेट रजनीश जी ने जीएसटी में बहुत लोगों को कंसल्टेंसी दी है, बहुत तरह के मामलों को उन्होंने सॉल्व किया है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अच्छे बिजनेस पर्सन हैं, उनको लगातार ये सहयोग करते रहते हैं। स्क्रीन पे आप लगातार इनका नंबर भी देख रहे हैं। अगर किसी तरह की आपको इनसे कंसल्टेंसी की आवश्यकता होती है तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जो कि कॉमन आपको लगता है सभी यूजर्स के लिए बेनिफिट होगा, तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को जरूर से पूछ सकते हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम है इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देख सके और उसका लाभ उठा सके। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि हम रेगुलर इस तरह के एपिसोड आपके साथ लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रकाश जी, धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू।